नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। डेली न्यूज रिपोर्ट्स के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं कि अब तक विश्व का और भारत का आंकड़ा क्या है कोरोना को लेकर। 25,82,000 पार हो गई है संख्या कोरोना संक्रमितों की पूरे विश्व में। अब तक 1,78,481 मौतें हो चुकी हैं पूरे विश्व में। भारत की बात करें तो 20,471 पार कर गया है ये आंकड़ा, और अब तक जो भारत में मौतों का आंकड़ा है वो पहुंच गया है 660 के आसपास। दरअसल तमाम वो कवायदें शुरू हैं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए। राज्यों में अलग अलग स्थितियां हैं और अब परिस्थिति ऐसी है कि जो ग्रीन जोन के ज़िले हैं वहां पर कुछ लॉकडाउन में छूट दी गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन में छूट के साथ ही लापरवाहियां भी शुरू हो गई हैं। दरअसल लोगों को ये समझना होगा कि खतरा अभी टला नहीं है। जिस तरह से सरकार काम कर रही है, तमाम हमारे स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, ये सब मैदान पर डटे हुए हैं। हमें और आपको सिर्फ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जिस तरह से परिस्थितियां हैं, अभी वर्तमान हालात हैं, उन परिस्थितियों में बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने भी सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही लोगों को ये समझना होगा। मध्य प्रदेश की ओर आते हैं। मध्य प्रदेश में MY अस्पताल में सर्जरी विभाग की 55 साल की नर्स समेत 2 की मौत हुई है। कोरोना के संदेह में भर्ती किया गया था। इसके साथ ही इंदौर से राहत की खबर है। जंग जीतकर, कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर 5 लोग घर लौटे हैं। इनमें से 4 खरगोन और 1 इंदौर के हैं। 50 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं। ये पॉजिटिविटी है, मतलब कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है जब इस तरह से रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में ये संक्रमण, विशेष रूप से इंदौर, भोपाल, उज्जैन में जो ये रेड जोन बना, उससे कहीं ना कहीं आम जनता के साथ सरकार और वो तमाम लोग बहुत चिंतित थे। कोटा से बच्चों का आना शुरू हो गया है। जो ये कवायद मध्य प्रदेश शासन ने की थी, तमाम जो बच्चे कोटा में पढ़ने तैयारी करने जाते हैं, वो जो वहाँ फंसे हुए थे, उनकी विधिवत स्क्रीनिंग कर शिवपुरी के बॉर्डर तक उन्हें लाया गया है। कोटा नगर में बॉर्डर में ही इनकी स्क्रीनिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। सरकार की ये कोशिश है कि जो बच्चे वहाँ से आ रहे हैं उनकी प्रॉपर स्कैनिंग हो जाए। स्कैनिंग के बाद ही वो सीधे तौर पर सीमा के अंदर प्रवेश करें, मतलब मध्य प्रदेश में प्रवेश करें। इसके लिए बाकायदे कवायद की गई थी। एक विशेष एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कैबिनेट के मायने क्या है। दरअसल जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ, मिनी मंत्रिमंडल जो शिवराज सिंह चौहान ने बनाया, उसके बाद तरह तरह की बातें शुरू हो गई। विपक्ष ने तमाम आरोप लगाए। आरोप में प्रमुख रूप से ये बातें थी कि आखिर किस तरह के हालात हैं, किस तरह की परिस्थितियां हैं और कैसे ये मंत्रिमंडल बना है। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने तो कह दिया कि ये संवैधानिक रूप से ये मंत्रिमंडल सही नहीं है, कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से ये मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, ये सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से देखा गया। देखिए, यहाँ पे सवाल सिर्फ ये है कि अनुभव बहुत बड़ा पैरामीटर है, क्योंकि जिन परिस्थितियों से मध्य प्रदेश गुजर रहा है, विशेष रूप से कोरोना, उसको लेकर अनुभव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसके पास क्या अनुभव है। नरोत्तम मिश्रा को जगह दी गई थी, उसके बाद अब मंत्रिमंडल, कैबिनेट में सीधे तौर पे विभाग का बंटवारा हो गया। गृह और स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। तुलसी सिलावट जो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, ये बार बार खबरें आ रही थी कि वो स्वास्थ्य मंत्रालय इन परिस्थितियों में नहीं लेना चाहते थे। उन्हें जल संसाधन मंत्री बनाया गया। कमल पटेल को कृषि मंत्री बनाया गया। और साथ ही मीना सिंह, जिन्हें विंध्य से, उमरिया से लिया गया, मंत्रिमंडल में जगह दी गई, उन्हें अनुसूचित जनजाति कल्याण, मतलब कि सीधे तौर पर ये माफ़ कीजिएगा, आदिम जाति कल्याण विभाग दिया गया। ये सीधे तौर पर ये जो एडजस्टमेंट किया गया, जो जिस तरह से बनाया गया, गोविंद सिंह राजपूत की बात की गई तो सहकारिता और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया। सिंधिया खेमे से लिया गया 2 लोगों को, गोविंद सिंह राजपूत को लिया गया और तुलसी सिलावट को। बाकी मध्य प्रदेश के वो तमाम कद्दावर नेता इसमें छूट गए। ये मिनी कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिल पाई। दरअसल इसके पीछे का कारण सिर्फ ये था कि शिवराज सिंह चौहान अभी सिर्फ किसी भी तरह से कोरोना आपदा से लड़ने के लिए मंत्रिमंडल का गठन करना चाह रहे थे। पहले ये चर्चा थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चाह रहे हैं कि पूरी तरह से जैम्बो कैबिनेट बने, उनके तमाम समर्थित जो विधायक हैं सिंधिया समर्थित, उनको जगह मिले। लेकिन ये सब कुछ संभव नहीं हो पाया, क्योंकि जिस तरह से क्षेत्रीय समीकरण तैयार होते हैं और जिस तरह से परिस्थितियां हैं, मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत नहीं है।
ये जो विधायक दूसरा दल छोड़कर आए हैं, कांग्रेस छोड़कर आए हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं, इनको अभी उपचुनाव में जाना है। ये कवायद थी कि किसी भी तरह से इन तमाम लोगों को साधते हुए ये पूरी कैबिनेट का गठन होगा, लेकिन अभी जो मिनी कैबिनेट है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कांग्रेस ने जरूर इसमें चुटकी ली है कि उन तमाम लोगों को, वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं दी गई जो डिज़र्व करते थे। विशेष रूप से ये चर्चा जब सामने आई तो ये था कि जैसे विंध्य की बात होती है तो विंध्य में राजेंद्र शुक्ल का नाम आता है, लेकिन ये सबको पता है कि अभी जो ये कैबिनेट का गठन हुआ है, जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, वो सिर्फ कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ है। अभी बहुत कुछ बाकी है। आगे की परिस्थितियां क्या होंगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार लिस्ट लंबी है, लोगों को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। शिवराज सिंह चौहान के सामने इस बार वो तमाम चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां इसलिए हैं क्योंकि अब तक जो परिस्थितियां हुआ करती थी उसमें बीजेपी के पास अकेले बहुत प्रचंड बहुमत हुआ करता था, चाहे 2003 की बात करें, 8 की बात करें, 13 की बात करें। लेकिन इस बार परिस्थितियां ऐसी हैं कि अभी उपचुनाव में जाना है, उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थित विधायक इस्तीफा दे के आए हैं, इसलिए अभी उनको सिर्फ मंत्री बनाकर चुनाव में ले जाना बहुत ज़रूरी है, चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। और जिन परिस्थितियों में ये सरकार बनी है, साफ तौर पे है, जिन परिस्थितियों में ये मंत्रिमंडल बना है, कांग्रेस की सरकार हटाकर बीजेपी की सरकार बनी है, वो चुनौतीपूर्ण है। अब सबसे ज़्यादा ये सब की निगाहें हैं, जिन चीज़ों का काउंटर कर रही है कांग्रेस, वो यही है कि गोपाल भार्गव वरिष्ठ विधायक हैं, राजेंद्र शुक्ल हैं, उसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। एक चीज़ साफ है कि सिंधिया का दखल चूँकि रहेगा, अभी वो पार्टी छोड़कर आए हैं और उनके समर्थित जो विधायक हैं उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है उपचुनाव की, इसलिए उनको एडजस्ट करना एक बड़ी बात है। लेकिन अभी जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं उसको देखकर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर आगे आने वाले समय में किस ताकत के साथ शिवराज सिंह चौहान इस रण में लड़ेंगे। अब आते हैं, एक महत्वपूर्ण विषय है लॉकडाउन में जो लापरवाहियां हो रही हैं। दरअसल ग्रीन जोन जो मध्य प्रदेश में है, विशेष रूप से विंध्य जो कोरोना संक्रमण से बचा हुआ है, कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है, वहाँ पर जैसे ही प्रशासन ने लॉकडाउन में रियायत दी वैसे ही लापरवाहियाँ देखने को मिलने लगी। भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तमाम बाजार पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बेवजह आप घर से नहीं निकले। प्रशासन ये जितनी कवायद कर रहा है वो आपके और हमारे लिए कर रहा है। अगर हम लापरवाह हो जाएंगे तो परिस्थितियां क्या होंगी वो आपको भी पता है। हम इंदौर के हालात देख रहे हैं, मुंबई के हालात देख रहे हैं, तमाम टेलीविज़न चैनल्स पे आप दिल्ली के हालात देख रहे हैं, किस तरह से टफ लॉकडाउन है, टोटल लॉकडाउन है। कहीं कहीं धारा 144 इतनी कड़ाई के साथ लगाई गई है, सीधे तौर पर 3-3 दिन तक कुछ भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। हमें और आपको रियायत मिली है, लेकिन अगर हम और आप लापरवाही पे उतर आएंगे तो भगवान ही मालिक है कि आगे की परिस्थितियां क्या होंगी। सीधी, सतना, रीवा, सिंगरौली, ये तमाम जिले जो पूरी तरह से सेफ हैं, शहडोल है उसमें, लेकिन हम सबसे बड़ी चुनौती ये है प्रशासन के सामने कि लोग बेवजह घरों से निकल रहे हैं। भारी भीड़ देखी जाती है, लगातार मोटरसाइकिल निकलती रहती हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं? प्रशासन आपके और हमारे सहूलियत के लिए जो रियायतें थी वो दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी आपके पास है कि आखिर आप क्यों उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। आज देखिए रीवा शहर के हालात, कल हमने जब फील्ड से रिपोर्ट दिखाई, तमाम वो लोग सड़कों पे नज़र आ रहे हैं जो उसमें ज़्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि इतनी ज़रूरत नहीं है जिस हिसाब से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तो क्या हम और आप अपने लोगों की, विंध्य की चिंता नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो लापरवाहियां करके हम मुसीबत में डालना चाह रहे हैं? ये सोचना बहुत ज़रूरी होगा। आखिरी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सुनिए सरकार ये सुने कि जो कोचिंग संस्थान, छोटे बिजनेसेस, प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस किराए के बिल्डिंग पर चल रहे थे, उसको लेकर सरकार अब तक कोई रुख क्यों नहीं स्पष्ट कर पा रही? जो गरीब बच्चे शहर में किराए का कमरा लेकर रहते थे, उसको लेकर क्या स्टैंड होगा? अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र में सरकार ने बाकायदे ये आदेश निकाल दिया है कि किराए माफ़ होंगे, जो लोग रह रहे हैं, जो विषम परिस्थितियों में काम कर रहे थे। यहाँ के लिए अब तक कोई एजेंडा नहीं तैयार किया गया है। तमाम चीज़ों की बात होती है, दावे किए जाते हैं, लेकिन अब सरकार को ये सोचना होगा कि आखिर हम अपने लोगों को किस तरह से रिलैक्सेशन दें, किस तरह से बचाएं। आज सबसे बड़ी चुनौती है
लॉकडाउन खत्म होने के बाद किस तरह की परिस्थितियां निर्मित होंगी। लॉकडाउन चल रहा है, सुरक्षा की बात हो रही है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो रही है। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसके ठीक पहले, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ उसके पहले की अर्थव्यवस्था देखिए, वैसे ही बहुत सारी चुनौतियां झेल रहा था भारत। अब स्मॉल साइज बिजनेस को बचाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। सरकार को यह सोचना होगा, सरकार तक ये बात भी पहुंचानी होगी कि तमाम वो लोग जो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे थे, जो डिपेंड थे, उन्हें रिलैक्सेशन कैसे दिया जाएगा। कोचिंग संस्थान पर एक बहुत बड़ी मार है, क्योंकि अभी कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ डिसाइडेड नहीं है। और अब की जो परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये सोचना होगा कि हम कैसे बचाएंगे। हमने पिछले दिनों भी एक सेशन किया था कि जो ये मार है, ये मार सबसे तेज उन तमाम संस्थानों पर जो किराए की बिल्डिंगों पर संचालित हो रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या रियायत करेगी। दरअसल सरकार इसी दिन के लिए होती है। लोगों का भी कहना है कि जब मुसीबत में है, जब इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही, तो सरकार को ये सोचना होगा कि कैसे बचाएं। लेकिन अब तक कुछ भी मध्य प्रदेश शासन की तरफ से इस विषय को लेकर कोई बात नहीं सामने आई है, कोई पॉइंट नहीं निकल के आया है। बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। सीएम हाउस तक लोगों ने, ऑफिस मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के ऑफिस तक में, ट्विटर, तमाम जो भी वैकल्पिक रास्ते हैं उन तक मैसेज पहुंचाया है। लेकिन अब ये समझिए कि परिस्थितियां किस तरह से शिफ्ट होंगी, कैसे बचाया जाएगा। अब सरकारों को ये सोचना होगा। किसानों के लिए जो ऐलान हो रहे हैं बहुत बड़ी बात है, राहत देने की बात है, लेकिन मध्यम वर्गीय जो व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, उसके लिए भी तमाम उन योजनाओं की प्लानिंग करनी होगी। इसके लिए क्या चीज़ें की जा रही हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। पुख्ता तौर पे सरकार को ये लगता है, मुख्यमंत्री को ये लगता है कि जिन लोगों का चयन किया है वो बिल्कुल अनुभव वाले लोग हैं। वैसे सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि यहां पर अगर जातिगत समीकरण और तमाम पैरामीटर्स देखे गए हैं, उससे ज़्यादा जरूरी अनुभव की बात थी। किसे कितना एक्सपीरियंस है, कौन किस दिशा में राज्य को चला सकता है। क्योंकि जिन जिन विभागों की जिम्मेदारी मिली है, नरोत्तम मिश्रा पूर्व मंत्री हैं, तमाम बड़ी जिम्मेदारियां लंबे समय से निभाते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जोन के हिसाब से संभागों के प्रभार दिए गए हैं, मीना सिंह की बात हो, चाहे आदिम जाति कल्याण विभाग है, शहडोल रीवा संभाग का प्रभार दिया गया है, कितना कोऑर्डिनेशन हो पाएगा आगे आने वाले समय में पता चलेगा। गोविंद सिंह राजपूत अभी मंत्री 1 साल से थे कांग्रेस की गवर्नमेंट में। तुलसी सिलावट स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़ के दूसरे विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। तो ऐसी तमाम चुनौतियां हैं अभी इनके सामने। लेकिन इन सब तक भी ये मैसेज कन्वे हो कि आखिर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, उन सब उद्योगों को बचाने की कवायद भी बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल मानते हैं कि अभी सिर्फ सबसे बड़ी जो जद्दोजहद है वो ये है कि कोरोना से बचाना है। लेकिन उसके साथ साथ खुद प्रधानमंत्री ने यह आह्वान किया है कि तमाम क्षेत्र को बचाना भी उतना ज़रूरी है। तो अभी सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि सरकार किसी भी तरह से उन तमाम परिस्थितियों को समझे। एक विरोध देखना शुरू हुआ था, आपने देखा होगा पिछले दिनों की ऑनलाइन शॉपिंग को जो परमिशन दी गई थी कुछ चीज़ों को लेकर, उसको लेकर भी स्थानीय व्यापारी ने विरोध किया था कि ऑनलाइन अगर आप अलाउ कर रहे हैं और यहाँ के स्थानीय छोटे छोटे व्यापारियों को नहीं अलाउ कर रहे उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए, तो कैसे काम चलेगा। तमाम ये फैसले हैं, ये सोचना बेहद ज़रूरी होगा सरकार के लिए। अब देखना होगा कि ये जो 5 लोगों की टीम है जिस पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और इन सब चुनौतियों से कैसे ये लड़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और देखना होगा आगे आने वाले समय में किस तरह के फैसले शिवराज सिंह चौहान की एक कैबिनेट करती है, क्योंकि इस पर बहुत कुछ निर्भर होगा। मध्य प्रदेश के आगे के राजनीतिक हालात भी इससे जुड़े होंगे, और साथ ही साथ जो परिस्थितियां हैं उससे वो तमाम चीज़ें भी साफ हो पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।